अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बच्ची का वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। जी हाँ दोस्तों, एक बच्ची बचपन में ही 5 साल की उम्र में माँ बन गई और फिर उसके साथ क्या हुआ वो देखने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। हमारे गांव के बराबर वाले गांव में जुबैदा नाम की एक खातून रहती थी। जुबैदा की 2 बेटियां थीं। बड़ी बच्ची का नाम सहर और छोटी का नाम गुलशन था। जुबैदा के शौहर असलम का टाइफाइड बुखार होने की वजह से इंतकाल हो गया था। इस वक्त जुबैदा की बेटी गुलशन 2 साल की थी। जुबैदा एक अनपढ़ खातून थी। शौहर की वफात के बाद वो अपने मायके चली गई और जुबैदा के माँ बाप भी आखिर कितनी देर तक अपनी बेटी जुबैदा और उसकी बेटियों का बोझ उठाते। और उन्होंने जुबैदा से बात की कि हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। अल्लाह जाने हमारी कितनी जिंदगी है, हमारे बाद में तुम किसके दर पर जाओगी। जुबैदा ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया और अपनी बच्चियों को लेकर अपने घर आ गई। जुबैदा आखिर अपने शौहर की संभाली हुई कमाई भी कितने दिन खाती। जुबैदा ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। जुबैदा का दूसरा शौहर अकरम खुश दिल लेकिन सख्त तबीयत का मालिक था। अकरम जुबैदा की बेटियों को अपनी बेटियां समझता था। वो उनसे बहुत प्यार करता था। अकरम की बैग की फैक्ट्री थी। जुबैदा भी अकरम का साथ देने के लिए घर में बैग सीने लगी। जुबैदा अकरम की शादी को 2 साल हो गया। जुबैदा अकरम की शादी को 2 साल हो गया तो जुबैदा ने एक नन्हे शहजादे को जन्म दिया। अकरम बहुत खुश था कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है। अकरम की तवज्जो जुबैदा की बेटियों से कम होती जा रही थी और उसका रुझान अपने बेटे की तरफ हो गया था। और उसका बेटा जरा सा भी रोता तो वो जुबैदा को डांटता, ये क्यों कर रही हो। इसलिए जुबैदा का तकरीबन सारा ध्यान अपने बेटे की ही तरफ रहता था। गुलशन जब भी अपनी अम्मी को कोई काम कहती तो जुबैदा सहर को कहती, बेटी तुम बड़ी हो रही हो, अपना काम खुद किया करो, साथ में गुलशन को भी देख लिया करो। सहर तकरीबन ज्यादातर काम खुद करना शुरू हो गई। गुलशन को भी कपड़े पहना देती और उसकी चोटियां भी बना देती। सहर की उम्र तकरीबन 12 साल की हो गई थी और सहर जिस बाजी के पास ट्यूशन पढ़ती थी उसकी शादी हो गई थी। सहर स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि जुबैदा जिस गांव में रहती थी वहां पर कोई स्कूल न था। इस बार सहर का अब्बू अकरम चाहता था सहर 8वीं के पेपर दे और मैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दूं। जब सहर की ट्यूशन वाली बाजी की शादी हो गई तो जुबैदा ने अकरम से सहर की बात की कि बोर्ड के पेपर करीब हैं, सहर की ट्यूशन का क्या करना है। तो अकरम जुबैदा को कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, मेरे भाई का बेटा शहर से MA इंग्लिश करके आया है और उसने ट्यूशन सेंटर खोला है, मैं उससे बात करूंगा, लेकिन सहर को उधर ही रहना पड़ेगा। जुबैदा अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मान गई। हाँ ठीक है, 1 महीने की तो बात है। अकरम सहर को अपने भाई के घर छोड़ आया। अपने भतीजे से बोला, यार वकास, ये मेरी बेटी सहर है, इसकी 8वीं के पेपर होने वाले हैं, इसको तैयारी करवा दो, जब तक पेपर नहीं हो जाते ये यहीं रहेगी। तो वकास ने कहा, चाचा जान आप फिक्र न करें, इंशाअल्लाह सहर पास हो जाएगी। सहर अब वकास के घर में रहने लगी। जब सारे बच्चे अपने अपने घरों में चले गए तो सहर उदास हो जाती। वो रोज अपनी अम्मी से फोन पर बात करती और अम्मी को कहती कि अम्मी मेरा यहां दिल नहीं लगता, मुझे घर ले जाएं। उसकी अम्मी कहती, बेटा कुछ दिन की बात है, तुमने घर ही आना है। सहर को वकास के घर में रहने का फायदा था। वो जब भी चाहती अपनी पढ़ाई के लिहाज से कुछ भी वकास से पूछ लेती थी। एक दिन रात को 11 बजे का वक्त था कि सहर को हिसाब के एक सवाल की समझ नहीं लग रही थी। तो वो वकास के कमरे में चली गई और बोली, भाई वकास ये सवाल मुझे समझा दें। वकास बोला, अच्छा ठीक है। सहर वकास के पास जाकर बैठ गई। वकास सहर से तकरीबन 12 साल बड़ा था। जब सहर वकास के पास आकर बैठी तो वकास ने सहर के साथ शेरखानी शुरू कर दी और सहर उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सहर ने अपनी अम्मी से फोन किया, अम्मी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपके बगैर उदास हो गई हूँ। जुबैदा बोली, अच्छा मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। अगले दिन फिर सहर बच्चों के होते हुए वकास के पास गई तो वकास ने फिर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया, उसके बालों को सहलाने लगा। सहर एकदम से पीछे हट गई। आज रात फिर सहर ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी अब्बू को बोलो मुझे ले जाए, मेरा यहां दिल नहीं लग रहा। सहर जब भी अपनी मम्मी को फोन करती तो अपनी अम्मी से खुलकर बात न कर पाती क्योंकि वकास उसके पास ही खड़ा होता था। जुबैदा ने फिर अकरम को कहा,
जाएं शहर को ले आएं, वो उदास हो गई है, इतने दिन हो गए हैं, वो भी तो एक बच्ची है ना। अच्छा, आज फैक्ट्री से वापसी पे ले आऊंगा। रात के वक्त शहर का अब्बू अकरम अभी सोच ही रहा था, शहर को घर लेकर आना है। अचानक एक इमरजेंसी 1000 बैग का ऑर्डर आ गया तो अकरम के मुलाजिम घर जा चुके थे। वहां बस 2 मुलाजिम मौजूद थे जो फैक्ट्री में ही रहते थे। 1000 बैग का ऑर्डर अकरम ने अपने मुलाजिमों के साथ मिलकर तैयार कराया। जुबैदा ने अकरम को बहुत फोन किया, लेकिन फैक्ट्री में मशीनें चलने की वजह से अकरम को पता न चल सका। इधर वकास के घर वाले किसी शादी में चले गए थे। आज घर में वकास और सहर अकेले थे। वकास सहर के कमरे में आया और कहने लगा, सहर आज तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं है? और सहर ने अपनी आंखें नीची ही रखी। जब वकास सहर के करीब आकर बैठ गया तो सहर उठकर जाने ही लगी थी, तो वकास ने एकदम से उसको बेड पर धक्का दिया और सहर को अपनी हवस का निशाना बना लिया। अगले दिन सहर का अब्बू अकरम उसको लेने आ गया और बोला, मुझे तो लगता है तुम्हें पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो रोज अपनी अम्मी को फोन करके कहती हो कि मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। तो अकरम की इस बात पर वकास भी बोलने लगा, हाँ चाचा जान, आप सच कहते हो, इसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस दिन से आई है बस यही रट लगाई है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो अकरम बोला, बेटा वकास, मैं ही पागल था, इनके शौक पूरे करने चला था। भला आज तक कोई सौतेली औलाद भी किसी की अपनी बनी है? ये सौतेली औलाद ने भी किसी की ख्वाहिश पूरी की है? आज इस लड़की ने बता दिया कि मैं इनका सौतेला बाप हूं। ये कहकर अकरम सहर को ले आया। सहर जब घर आई तो अपनी अम्मी के गले लगकर बहुत रोई और अपनी अम्मी को वकास के बारे में सब कुछ बता दिया कि अम्मी, पहले तो वो मुझे 4 से 5 दिन छेड़ता रहा और जिस दिन घर में कोई न था उस दिन उसने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने उसे बहुत रोका लेकिन वो बाज नहीं आया। जुबैदा ने जब ये बात अपने शौहर अकरम को बताई तो अकरम ने फौरन अपने भतीजे वकास को फोन किया कि वकास, तुमने ये क्या हरकत की है? तो वकास बोला, चाचा जान, आजकल तो नेकी का कोई जमाना ही नहीं है। मैंने तो आपके साथ नेकी की थी और आपने मुझे ये सिला दिया है। अल्लाह जाने कि आपकी बेटी कहां से मुंह काला करवा कर आई है और आप उसका इल्जाम मुझ पर थोप रहे हैं। अकरम ने वकास की ये बात सुनी तो उसने जुबैदा से कहा, करवा दी मेरी बेइज्जती? मेरा भतीजा कह रहा है मैंने तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं किया और न ही मुझे इस बारे में पता है। फिर अकरम अपनी बेटी सहर को कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस सहर के ना पढ़ने के बहाने हैं, ये सब झूठ है। और अकरम ने सहर के ऊपर थप्पड़ दे मारा और बोला, नहीं पढ़ने जाना तो ना जाओ, कम से कम मेरे भतीजे के ऊपर इतना गंदा इल्जाम तो ना लगाओ। यह कहकर अकरम अपने कमरे में चला गया। सहर अभी 12 साल की बच्ची थी। उसके साथ जो सलूक वकास ने किया उसने लफ्ज ब लफ्ज अपनी अम्मी को बता दिया। वक्त गुजरता गया, तकरीबन 5 माह गुजर गए। सहर की जिसामत में काफी फर्क आ गया था। एक दिन सहर की अम्मी ने सहर की हालत खराब देखी तो वो उसे लेकर अस्पताल चली गई। वहां जाकर सहर और उसकी मां को पता चला कि सहर मां बनने वाली है। तो सहर की मां परेशान हो गई और गुमसुम सी हो गई और सहर को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। जुबैदा को वकास पर गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि मैं वकास को छोड़ूंगी नहीं। तो फिर जुबैदा ने डॉक्टर से कहा, क्या ये हम बच्चा ज़ाया करवा सकते हैं? तो डॉक्टर ने कहा, नहीं, माँ की उम्र बहुत कम है, अगर ऐसा करेंगे तो माँ और बच्चे दोनों की जान जा सकती है। जुबैदा बहुत डर गई। घर आकर अकरम को सब बता दिया। तो अकरम बोला, मैं दोबारा अपने भाई और भतीजे से बात नहीं करूंगा। पहले ही जब मैंने फोन किया था उसने मेरी कम बेइज्जती न की थी। साथ ही अकरम ने कहा, अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। तो जुबैदा और सहर रोने लगी और जुबैदा कहने लगी, नहीं ऐसा ना करो अकरम, तुम्हारी मेहरबानी है, मुझसे मेरी बच्ची को दूर न करो, वो इस हालत में नहीं है कि उसे अकेला छोड़ सकूं। अकरम तुम्हारी मेहरबानी है, ऐसा ना करो। अकरम कहने लगा, जुबैदा अगर तुम चाहती हो कि सहर जिंदा रहे तो इसे घर से जाना ही होगा। मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता, लोग तो मुझे ही बुरा समझेंगे ना और कहेंगे सौतेला बाप था ना, दिखा दी ना सौतेले बाप ने अपनी औकात। हम सबके लिए बेहतर यही है सहर इस घर से चली जाए और इसमें सहर की भी भलाई है। फिर अकरम सहर को अपनी खाला के घर ले गया। अकरम की खाला कहने लगी, भला मैं क्यों इस बदनामी के ढेर को अपने घर पर रखूं, ले जाओ यहां से। अरे भाई, लोग मुझसे पूछेंगे ये कौन है तो मैं क्या बताऊंगी, मेरी भी कोई इज्जत है और वैसे भी मेरा तो इसके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है। तुम तो फिर इसके बाप हो। जब तुम उसे उसके बाप होकर अपने घर में नहीं रख रहे हो तो मैं फिर तुम आराम और सुकून से रहोगे ना? भैया अकरम ना, तुम यहां से ले जाओ इसे। तो अकरम सहर को घर वापस ले आया और जुबैदा को बोला, इसका बच्चा ज़ाया करवा दो। तो जुबैदा रोने लगी
और अकरम को कहती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ये बच्चा ज़ाया करवाया तो सहर की जान को खतरा है। जुबैदा ने सोच लिया था कि अकरम कुछ करे या ना करे, मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिला कर रहूंगी। अगले दिन जुबैदा सहर को लेकर वकास के पास पहुंची। जब जुबैदा वकास के घर जाती है तो वकास अपनी चाची जुबैदा और सहर को देखकर चौंक जाता है और वकास के चेहरे का रंग बदल जाता है। जुबैदा वकास के चेहरे के तासुरात देखकर अंदाजा लगा लेती है कि इस कमीने ने ही मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है। वकास के माँ बाप कहते हैं, बहन बैठे हैं, क्या लेंगी आप? तो जुबैदा बोली, कुछ नहीं, मैं बस इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपका हाल पूछती चलूं। उसके बाद सहर को लेकर जुबैदा के जहन में कुछ चल रहा था, पता नहीं वो क्या था। उससे अगले दिन जुबैदा ने वकास को फोन किया और कहने लगी कि मुझे तुमसे मिलना है। जब वकास अपनी चाची जुबैदा के घर आता है तो जुबैदा बड़े प्यार से वकास से बात करती है कि वकास बेटा, ये सहर तुम्हारी अमानत है, तुम इससे शादी कर लो और इसे अपने घर ले जाओ। और वकास आगे से गुस्से में बोलता है और कहता है कि चाची, आप किसी और का इल्जाम मुझ पर क्यों थोप रही हो? तो जुबैदा भी गुस्से से बोलती है, ये किसी और का इल्जाम नहीं बल्कि तुम्हारा गुनाह है और तुम्हें इसको कबूल करना होगा। ये गुनाह तुमने किया है, बोलो तुमने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है, वरना मैं सबको बता दूंगी। जुबैदा अपने मोबाइल में ये सब बातें रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन इस बारे में वकास को कुछ पता नहीं था। पहले तो वकास माना ही नहीं, फिर अचानक गुस्से से बोला, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की, बोलो क्या करोगी? मैं तो लड़का हूं, मेरी तो कहीं ना कहीं शादी हो ही जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की बदनामी होगी वो अलग, और तुम्हारी बेटी के साथ शादी भी ना करेगा कोई। जाओ बताओ, बोलो सबको कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है। यह कहकर वकास वापस जाने के लिए मुड़ता है। जुबैदा को वकास की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और जुबैदा पीछे से वकास की गर्दन में छुरी मार देती है और वकास की मौत हो जाती है। उसके बाद जुबैदा अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के घर आ जाती है और अपनी बहन को अपनी बेटी की सारी दुखी कहानी सुनाती है। जुबैदा की बहन को बहुत दुख होता है और वो जुबैदा की बेटी को अपने घर रख लेती है। उसके बाद पुलिस जुबैदा को वकास के कत्ल के जुर्म में पकड़ लेती है। अकरम को जब पता चलता है तो वो जुबैदा से थाने में मिलने जाता है। जब जुबैदा से मिलता है तो उससे कहता है, जुबैदा तुमने ये सब क्या किया? तो जुबैदा ने मोबाइल में की हुई रिकॉर्डिंग अकरम को सुनाई तो बोला, तो मुझे बता देती, मैं खुद उसे देख लेता। तो जुबैदा बोली, आपको बताया तो था लेकिन आपने कुछ नहीं किया। मुझे अपनी बेटी की बहुत तकलीफ थी, इसलिए मैंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ये सब किया। थाने के इंस्पेक्टर ने जुबैदा की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे भी बहुत दुख हुआ। फांसी और उम्र कैद की जगह जुबैदा को 10 साल की कैद हो गई। इधर जुबैदा की बेटी सहर ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। सहर की खाला उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी और वो जुबैदा और उसकी बेटी सहर की हकीकत को जानती थी। सहर की खाला जानती थी कि मेरी बहन जुबैदा बहुत तकलीफों से गुजरी है, इसलिए उसने सहर की शादी अपने बेटे के साथ कर दी और सहर आज उस घर में खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। क्या सहर की मां जुबैदा ने वकास को जैसी मौत दी, क्या वो इसी का हकदार था? आपकी क्या राय? मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।